नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में साल 2013 से 2017 के बीच एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ARI के चलते 981 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करीब 17 लाख लोग इस बीमारी के या फिर कुछ दूसरी बीमारियों के प्रदूषण के चलते शिकार हुए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इससे पहले 2016 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की 20 की सूची में दिल्ली शामिल था। 2013 और 17 के दौरान श्वास संबंधी बीमारियों और मौतों का जिक्र भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हवा में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा मानकों से कई गुना अधिक बढ़ चुकी है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग संस्थाओं की रिसर्च भी बताती है कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से साल दर साल पॉल्यूशन बढ़ा है। अब सवाल यह है, चिंता से आगे इलाज यानी कि रोकथाम होगी कैसे, समझेंगे अपने 4 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं विवेक चट्टोपाध्याय साहब, हैं वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक हैं CSE से, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अभिषेक खत्री हमारे साथ हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से, अभिषेक जी स्वागत है। नितिन सेठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ सह संपादक बिजनेस स्टैंडर्ड से हैं और पर्यावरण मामलों में खास पकड़ रखते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय शंकर जी हमारे साथ हैं, पूर्व मुख्य सलाहकार योजना आयोग में, आपका स्वागत है सर। शुरुआत मैं नितिन साहब आपसे करना चाहूँगा, ये जो पार्लियामेंट की रिपोर्ट है जो कल ही पेश हुई, टेबल हुई है, वो भी इशारा कर रही है जो इससे पहले अलग अलग गैर आधिकारिक के मैं कहूँ कि रिपोर्ट सामने आई हैं और इसमें 981 लोगों की मौत की बात कही गई है 2013 से 17 के बीच में। यानी कि अब आंकड़ों को लेकर भिन्नता हो सकती है, लेकिन मौतें हो रही हैं और दिल्ली और उसके आसपास पॉल्यूशन जानलेवा है जी। कैसे इसे देखा जाए, और जो सरकार या फिर स्वास्थ्य या फिर पर्यावरण मंत्रालय की ओर से एक NCAP एक कार्यक्रम की बात कही गई थी जिसमें चरणबद्ध तरीके से इसे कम करने की बात थी, वो कहां पर ठहरता या खिसकता दिखता है इस रिपोर्ट के आगे? तो इसमें मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें साफ हो जानी चाहिए हमें कि आंकड़े जैसे आप कह रहे हैं 10% आगे पीछे हो सकते हैं, बट साफ दर्शाता है कि समस्या मुश्किल और जटिल होती जा रही है। ये भी दर्शाता है इस कारण, अगर आप ये नंबर देखें और किस तरफ बढ़ रहे हैं, तो साफ है कि ये इसकी कहानी नहीं है कि इस सरकार ने या उस सरकार ने ख़राब किया। मेरे ख्याल से ये सिर्फ ये दर्शाता है कि दिल्ली के मध्यम वर्ग से जूझने की हिम्मत किसी नेता में नहीं है, क्योंकि इनमें जो चीज़ें करनी हैं, और वो चाहे अब नए तरीके से एक नए नाम से उसको बुलाया जा रहा है कि एक एक्शन प्लान है, ये एक्शन प्लान में कुछ ऐसा नहीं है जो 8 साल पहले या 10 साल पहले हमें नहीं पता था। ये वही एक्शन प्लान है जो अलग अलग रूप में 10 साल पहले, 15 साल पहले, 3 साल पहले आ चुका है। इसमें सबसे जो जटिल काम किसी भी सरकार के लिए हो सकता है कि दिल्ली की मिडिल क्लास को झेलना और उनके प्रकोप को झेलना। जब आप उनको बोले कि आप अपना इस्तेमाल गाड़ियों का कम करेंगे, उनके जिन चीज़ों को वो हक मानने लग गए हैं शहर में, अगर आप उस पर रोक लगाएं क्योंकि उसी की वजह से प्रदूषण कम होगा, वो मुझे लगता है बहुत सरकारों के लिए बहुत मुश्किल है। और हमने साल दर साल ये देखा है कि हर सरकार बोलती रही है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और NGT जैसी संस्थाएं भी बोलती रही हैं, लेकिन करने से डरती हैं। जब वो आता है कि मिडिल क्लास की गाड़ियाँ रुकेंगी और बोलेंगे कि पार्किंग के लिए आप 100 रुपये नहीं या 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो सब घबरा जाते हैं। आम आदमी को बताना आसान है, बसें ठीक करवाना आसान है, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन इधर रुकवाना भी आसान है, लेकिन एक व्हीकलर पोल्यूशन, क्योंकि उससे डायरेक्ट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। पोल्यूशन सिर्फ ये नहीं कि हवा में कितना फेंका जा रहा है, लेकिन कि कौन सा आपके ज़्यादा करीब है, कौन से आपकी छाती के अंदर उतरता है जल्दी, उसको एक्सपोजर बोलते हैं। तो व्हीकलर पोल्यूशन से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्हीकलर पोल्यूशन से डील करने के लिए आपको प्राइवेट गाड़ियों से डील करना पड़ेगा। और प्राइवेट गाड़ियों से डील करने का मतलब कि शहर के सबसे ऊपर के तबके लोगों को आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो गरीबों पे रोक टोक लगाना हमारे लिए हमेशा आसान रहता है, लेकिन इस समूह पे थोड़ा रोक टोक लगा के इनको बोलना कि गाड़ी कम चलाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए, वो जहाँ तक मुझे याद आता है पिछले 15 साल में, 20 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई है, और उसका परिणाम अब हम देख रहे हैं। अब विवेक जी, CSE अलग अलग रिपोर्ट्स हमने इससे पहले भी देखी हैं, और अब जबकि संसदीय समिति की रिपोर्ट भी यही इशारा कर रही है। पॉल्यूशन के बड़े फैक्टर क्या हैं ये सभी जान रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, या फिर मैं कहूं कि अलग अलग संस्थाएं कहती रही, और संसद की कमेटी भी यही कुछ कह रही है। जब सब कुछ सबके सामने है,
उसके बावजूद हम असहाय क्यों दिख रहे हैं? क्यों ये साल दर साल लगातार जानलेवा होता जा रहा है? और अब आंकड़े कहते हैं कि 900 से ज़्यादा लोग पिछले 4 वर्षों में इसका शिकार हो गए, जो कि मौत के गाल में समा गए। देखिए, इसमें अगर एक व्यवस्था की अगर हम बात करें, प्रदूषण के स्रोत हमें पता है, प्लान्स हमें पता है कि हम क्या बना रहे हैं, परंतु एक बहुत बड़ी व्यवस्था की कमी रही है कि जिसमें हमारे राज्य सरकारें इसको जिम्मेदारी से नहीं देखती हैं। हमारा सारा ध्यान, अगर आप एनकैप प्लान की जो बात करेंगे उसमें मॉनिटरिंग की बात ज़्यादा कही गई है, ये कम कही गई है कि कितना हमें कम करना है, कितने वर्षों में कम करना है। आज की तारीख में आप देखेंगे कि विश्व के जितने ज़्यादातर शहर जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा थे उन्होंने कम किया है, उन्होंने टारगेट तय करके स्रोतों को कम किया है। और इसमें पहले ड्राफ्ट में एक कंट्रोवर्सी भी इसमें काफ़ी बड़ी हुई है कि एनकैप के पहले ड्राफ्ट में ये बताया गया था कि प्रदूषण इतने गुना कम किया जाएगा, परंतु जब फाइनल ड्राफ्ट आया उसमें ये चीज़ हटा दी गई। तो अगर हम किसी टारगेट को सेट करके काम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से जिम्मेदारी भी नहीं आएगी और राज्य सरकारों को साथ में काम करने का जज्बा भी नहीं आएगा। और आप किसको कैसे मॉनिटर करेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की तारीख में मॉनिटरिंग कौन करेगा, कैसे करेगा और किस हिसाब से, किन मानकों से करेगा। तो ये चीज़ें अगर हम तय करेंगे मेरे ख्याल से तब एक परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि इसमें गवर्नेंस का बहुत बड़ा मुद्दा शामिल हो जाता है। क्योंकि दिल्ली आज की तारीख में प्रदूषित होती है पंजाब के जब क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग से, तो हम फार्मर्स को दोष देते हैं, पर हमारे ड्राइवर्स और जो कार चलाने वाले लोग जो यहाँ प्रदूषण करते हैं उनके तरफ से ध्यान हट जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है कि दोषारोपण की संभावनाएं बढ़ जाती है। कोऑर्डिनेटेड एक्शन की बहुत काफ़ी ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से अगर संसदीय समिति ने इसे उठाया है तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बनना चाहिए कि एक नेशनल लेवल में हमें इसे लेके जाना चाहिए कि ये किसी पार्टी या किसी राज्य का मुद्दा नहीं है। इसमें एक्शन जो है हर किसी को लेना है, फेडरल और स्टेट लेवल में हर तरह से। बिल्कुल। अजय सर, जिस तरीके से चीन में हमने देखा था कुछ शहरों में स्मोकिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और वहाँ के आंकड़े देख रहा था 2013-17 इसी दरमियान जो उन्होंने पॉल्यूशन नियंत्रण के लिए सिस्टमाइज तरीके से एक स्कीम लागू की, उसके रिजल्ट ही बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में 74 महत्वपूर्ण शहरों में चीन के जो PM 2.5 था उसके उत्सर्जन में करीब 33% की कमी लाने में वो कामयाब रहे हैं। हम दुनिया के दूसरे देशों से जब अलग अलग विकास के मॉडल देखते हैं, सीखते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो क्या पॉल्यूशन वरीयता में सबसे नीचे है? और अगर नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म में हमने यहाँ से क्या कुछ हासिल किया जिसे हमने यहाँ अपनाने की कोशिश की है? मेरा तो मानना है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ये स्पष्ट है कि एक ये हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है देश में और NCR में, और इसको एक अगर हेल्थ इमरजेंसी मान के चलें तो एक नेशनल मिशन की ज़रूरत है, एक प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। और उस नेशनल मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर ये हो जाए तो फिर आगे के कदम अपने आप होने लगते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यवहारिक ढंग से क्या संभव है, इसको सोचकर इसमें आम सहमति बनाकर ठोस कदम लिए जा सकते हैं, जिससे कि 2-3 वर्ष में बहुत अंतर आ सकता है। जैसे व्हीकल्स की बात लें तो आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, ई-रिक्शे हमारे शहर में चल रहे हैं। तो हम आसानी से ये फैसला कर सकते हैं कि अगले साल से हम कोई नया परमिट बस, टैक्सी, 3 व्हीलर को नहीं देंगे जो इलेक्ट्रिक नहीं है, और सारे शहर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगा सकते हैं। और उसके बाद हम दूसरा फैसला कर सकते हैं कि BS6 का पेट्रोल अब आने वाला है, तो हम कहें कि जो भी गाड़ियां पुरानी हैं जो कि BS6 के अनुसार प्रदूषण कम नहीं कर पाती हैं, तो उनको हम प्रोत्साहन दें कि उसको वो वृद्धि में जाए और नई गाड़ियां आएँ। और ये ट्रकों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि निजी गाड़ियों से उतना असर नहीं पड़ता है, ट्रकों से पड़ता है। तो अगर सारे देश की जो पुराने ट्रक हैं उनको हम कहें कि आप BS6 के अनुरूप हो जाइए, और नहीं तो उसको हम स्क्रैप कर देंगे और उसके लिए कुछ कंसेशन दें, कुछ टैक्स ब्रेक्स दे दें, तो एक व्यवहारिक ढंग से हो सकता है। बिकॉज़ ठोस कदम की ज़रूरत है, लेकिन समाज में हमें ये भी देखना चाहिए कि व्यवहारिक ढंग से हम क्या कर सकते हैं। जैसे ऑड इवन हमने ट्राई किया तो उससे कुछ कामयाबी नहीं हुई,
क्योंकि वह व्यवहारिक फैसला नहीं था। जहाँ तक किसान हैं जो कि वो जलाते हैं अपने क्रॉप रेसिड्यू को, तो बहुत से सुझाव आए हैं कि उसको वो ज़मीन में कर दें, खेती अच्छी होगी ये वो। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक शुरुआत की थी एनटीपीसी ने कि भाई उसको हम खरीद के थर्मल पावर स्टेशन में जला देंगे उसके ब्रिकेट्स बना के। तो वो एक बड़े पैमाने पे हो सकता है कि भाई हम सारा क्रॉप वेस्ट खरीद लेंगे, उसको हम ब्रिकेट बना के थर्मल पावर स्टेशन में लगा देंगे। अगर थर्मल बिजली की कीमत 1-2 पैसे बढ़ जाती है तो कोई ख़ास फ़र्क किसी को नहीं पड़ेगा। तो कुछ व्यवहारिक कदमों की ओर एक आम सहमति की ज़रूरत है, उस पर चर्चा कम हो रही है। चर्चा जैसे आपने कहा एक तरफ हो रही है कि हम और अध्ययन करेंगे कि क्यों है, और दूसरी तरफ है कौन दोषी है। तो दिल्ली की सरकार दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है, या धन कहाँ से आएगा। व्यवहारिक चर्चा हो तो मेरा मानना है कि 2-3 साल में हमारे यहाँ भी मौलिक परिवर्तन आ सकता है। अभिषेक जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग कोर्ट ने कई बार इस मसले पर कड़े कदम उठाने की बात की, एजेंसीज जो कि इसको रेगुलेट करती हैं, जिनका काम है निगरानी का, उनको भी निर्देश दिए गए, लेकिन हम कहाँ पर रुक गए हैं और क्यों रुक गए हैं? देखिए, रुके नहीं है, काम लगातार चल रहा है। 2000 में सुप्रीम कोर्ट का जब पहले डिसीजन आया था, सारी की सारी बसें सीएनजी में कन्वर्ट करा दी गई थी, उस समय रेडिकल चेंजेस आए थे दिल्ली के अंदर। लेकिन धीरे धीरे डेंसिटी इतनी है, लोग इतने दिल्ली के एनसीआर के अंदर आ रहे हैं, तो लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, वो फिर एक उसी लेवल पे आ जाता है। और वेहिकुलर पोल्यूशन की जहाँ तक बात है, वेहिकुलर पोल्यूशन गाड़ी बढ़ने से ज़्यादा गाड़ियाँ रुकी होने से फ़र्क पड़ता है। अभी इसीलिए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने, जो मॉनिटरिंग कमेटी ने एक ड्राइव चलाई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, जितना एनक्रोचमेंट है वो तोड़ने के लिए। दिल्ली में आप जगह जगह देख रहे होंगे, होता क्या है, लोगों ने एनक्रोच कर लिया, उस किसी भी मार्केट में जाइएगा, गाड़ियाँ उसके बाद खड़ी हैं, उसके बाद उनके ठेले लगे हुए हैं, गाड़ियाँ निकलने की जगह नहीं रहती। इनफैक्ट ये जो स्टैग्नेशन होता है, इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल्स पे जहाँ सिग्नल्स काम नहीं कर रहे होते, जाम लगा होता है, इधर से उधर गाड़ियाँ जा रही हैं, वो जो गाड़ियाँ खड़ी होकर धुआं निकालती हैं ना, वो फ्लोइंग गाड़ियों में के पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़रूरत उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की। आज हमारी जीपीएस टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि हम सेटेलाइट से अपनी रोड पे खड़ी हुई गाड़ी का नंबर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम हर किसी का चालान नहीं कर सकते। हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। 90% से ज़्यादा लोग ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन करते हैं आराम से, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। और ऐसा नहीं है, काम हुआ है, गवर्नमेंट ने भी काम किया है। ईस्टर्न पेरिफेरल रोड जब हाईवे जब से बना है तो दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। और अभी तो ये काफ़ी कम आंकड़े हैं। 2-3 साल पहले की मुझे एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट याद आ रही है, एक बार मैं लेक्चर दिया था इस पर। 80% डेथ्स वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन से होती हैं। इट्स सच ए बिग कॉज। हमारे कंट्री में आज तक भी, और PM 2.5 PM 10 का एक बड़ा सोर्स जो रोड से उठने वाली डस्ट है वो भी होता है। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आप देखेंगे जो डस्ट क्लीनिंग होती है वो सक्शन मशीन्स के थ्रू होती है। हमारे यहाँ कैपिटल में भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई, अभी पिछले 1 साल में थोड़ी बहुत। यही मेरा सवाल अभिषेक कि 2000 में हमने एक चेंज किया सीएनजी की तरफ, वो एक बड़ा कदम था, मैं कह सकता हूँ, जो कि लॉन्ग रन के लिए था, दीर्घकालिक कदम था। उसके बाद कारण, उसके उपाय हम सबको पता है। अगर दिल्ली के हर दूसरे शख्स से पूछिए, वो भी बता देगा कि प्रदूषण कैसे कम हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि कम करेगा कौन? करेगा, ये तो सरकारों को करना है। ये स्टेप तो गवर्नमेंट ने उठाने पड़ेंगे। अब एनजीटी ने पिछले साल एक ऑर्डर पास किया कि 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल्स और 15 साल से पुराने पेट्रोल के व्हीकल दिल्ली में नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो पाया? लोगों के घरों के बाहर अभी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो भी चल रही हैं। उसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? ये तो कराना गवर्नमेंट एजेंसी का ही काम है। अब ये इंप्लीमेंट आम आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर कोई गाड़ी इस तरह की दिखाई दे रही है, उसे उठा के बाहर फेंको या स्क्रैप करो उसे। ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। विवेक जी, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज बनी और हमने देखा कि पिछले करीब 18 बरस में खास तौर पर इसे लेकर अलग अलग नई एजेंसियों को ताकत भी दी गई है। लेकिन वो ताकत किस काम की? जब हम पिछले 18 साल में, मैं 2000 से शुरू करता हूं इस सफर को, अगर समस्या बढ़ती दिख रही है, हमें पता है माइग्रेशन बढ़ रहा है, दिल्ली में आबादी बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म अगर हम पॉलिसी देखें, क्या बड़ी पॉलिसी इस मसले पर हमने देखी है जो बनाई गई या अपनाई गई? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि दिल्ली एनसीआर जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है पूरे नॉर्थ इंडिया में। अगर आप कहेंगे, इवन सेंट्रल इंडिया के लोग भी काफ़ी यहाँ आते हैं रोज़गार के लिए,
उपायों के लिए होना भी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। काउंटर मैग्नेट टाउन्स की बात की गई थी, वो अभी भी डेवलप नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि कैसे हम इसको फैला सकते हैं कि लोग सुकून से काम कर सकें, अपने क्षेत्र में जहां काम करते हैं वहीं रहें, ताकि ट्रैवल की ज़रूरत कम पड़े। इस दिशा में अगर आप देखेंगे कि प्रयास बहुत कम हुए हैं। पावर मैनेजमेंट की अगर आप बात करें तो अभी भी हमने गैस पावर प्लांट सेटअप किए हैं, परंतु गैस की सप्लाई हम उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिस दिशा में अगर हम काम भी कर रहे हैं उसे भी पूरी तरीके से अगर हम करें, तन्मयता से करें, तो मेरे ख्याल से उसका काफ़ी इफेक्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी जब आती है तो कई चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आता है, पर सरकारों की तरफ से क्यों नहीं आता, ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्यों हम प्रोएक्टिव गवर्नेंस की तरफ नहीं जाते हैं, जिसमें हम पहले से निर्णय लेके काम कर सकें, आदेश का इंतजार न करें। अगर आदेश है भी तो उसका हम पालन करें। तो मेरे ख्याल से एयर क्वालिटी गवर्नेंस जो है आज इसका शिकार है कि हम वायु प्रदूषण को एक तरह से मान के चलते हैं कि ये बारिश होगी तभी ये ख़त्म होगा, या ठंड है इसके चलते प्रदूषण है। तो ये भावना हमें छोड़नी होगी कि प्रदूषण मौसम के चलते नहीं हो रहा है, ये हमारे कामों के चलते हो रहा है। पिछला विंटर भी यही हमें बता रहा था कि किस तरह से हम नाकाम हुए, और मेरे ख्याल से इस विंटर में भी हमें ये चैलेंज है हमारे लिए कि कुछ महीनों का जो समय है हम कितना काम करते हैं कि इस तरह का विंटर प्रदूषण से जोड़ के ना देखा जाए। और महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में कैसे काम कराया जाए। आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट साथ में काम कम करते हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा करते हैं। पानी का मुद्दा हो उसमें लड़ाई होती है। तो साथ में काम करने का जो कल्चर है स्टेट्स का, वो हम कैसे वायु प्रदूषण में ला सकें, क्योंकि वायु जो है वो कभी भी हम कह नहीं सकते कि दिल्ली की हवा साफ़ रहेगी और उत्तर प्रदेश की खराब रह सकती है, ये कभी भी संभव नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसका एक ही उपाय है कि हमें सबको साथ में लेके काम करना है और उन्हें अपने आप काम करना होगा, ये नहीं कि किसी के आदेश से हमेशा करना होगा। तो मेरे ख्याल से इस दिशा में अगर कुछ काम किया जा सकता है तो बहुत कुछ संभव है। नितिन जी, दो चीज़ें, क्या हमारे पास, क्योंकि इतनी सारी मॉनिटरिंग कमेटीज़, ऑर्डर्स पोल्यूशन को कम करने के लिए, इनकी कमी है, या इम्प्लीमेंट करने को लेकर हमने देखा है कि ज़्यादा लापरवाही है, या फिर लॉन्ग टर्म में हमने सोचा ही नहीं है। हम जो इंस्टेंट उपाय है त्वरित, जिसे मैं कहूँ कि आज क्या हो सकता है, आज कैसे साफ हो जाएगा, उस पर चर्चा होती है, उसके बारे में स्टेप लेते हैं, और भविष्य को लेकर कोई स्कीम नहीं है। दो चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक, जब भी नई कमेटी बनती है हमें मान लेना चाहिए कि काम कम होने लग गया, और कमेटी इसलिए बनती है कि काम थोड़ा और कम हो सके। केंद्र के पास इतनी पावर है अपने लॉ में, स्टेट्स के पास इतनी पावर है अपने लॉ में कि बिना एक और एक्स्ट्रा कमेटी बनाए काम हो सकता है। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो भोपाल त्रासदी के बाद बना था, उसमें क्लियरली पावर है कि सेंटर किसी भी स्टेट में चाहे इंटरवीन कर सकता है अगर स्टेट अपना काम ना कर रही हो। सेंटर के पास इतना पावर है कि 3 स्टेट्स को साथ बिठा के उनसे काम करवा सकता है अगर वो स्टेट्स ना कर रही हो। तो स्टेट्स के पास पावर हैं, टूल्स हैं। एक लेकिन जो हमारा, मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे हम कहीं गलत गए हैं कि हमने हमेशा एनवायरनमेंट को एक कंट्रोल करने के तरीके से सोचा है कि इसको बंद किया जाए। हमने इसको कभी ये नहीं समझा कि एक आर्थिक बाय प्रोडक्ट है, हमारे जो आर्थिक नीतियां हैं उनका बाय प्रोडक्ट है। तो हमें आर्थिक नीतियों में जो बदलाव लाने पड़ेंगे, जैसे सर बोल रहे थे कि कहीं इंसेंटिव दीजिए, कहीं थोड़ा सा चाबुक लगाइए, कहीं थोड़ी कुछ खिलाइए कि हाँ ये अच्छा करेंगे तो आपको 2 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा या 2% रिबेट मिलेगा। वो सारी नीतियां हम लोग बना नहीं पाए क्योंकि हमने पर्यावरण को एक खांचे में डाल के अलग रखा हुआ है कि पर्यावरण मंत्रालय देख लेगा। जब तक आप इस मुद्दे को लाके ये नहीं बोलते कि गवर्नेंस के हर हिस्से में, जैसे विवेक बोले थे कि शहर कैसे बने, नए शहर जो बने दिल्ली के आसपास वो किस तरीके के बने, कैसे लोग वहां जा सके, अगर ये बाकी मंत्रालयों में भी इसको आप सेंट्रल एक इशू बनाएंगे तभी वो रिजॉल्व होगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली पे हम लोगों की नज़र बहुत रहती है, जैसे आपने बोला दिल्ली पे 50 कमेटी भी बन जाती है। दिल्ली की खबर हमें इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे कम से कम मॉनिटरिंग हो रही है। आप सच मानिए कि हमारे पूरे देश में मॉनिटरिंग मशीन्स अगर लग जाएं तो आपको लगेगा दिल्ली एक्चुअली स्वर्ग है। बहुत ऐसे इलाके हैं हिंदुस्तान के जहाँ मॉनिटरिंग नहीं हो रही, जहाँ यहाँ से बहुत बदतर हालत है। आप खुद ही सोचिए कि जहाँ पे 50 थर्मल पावर प्लांट चल रहे हो, हज़ारों किस्म की इंडस्ट्री चल रही हो, चाहे वो सिंगरौली हो, चाहे अलग अलग जगहें हो जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स या माइनिंग वगैरह होती है, वहाँ पे प्रदूषण के हाल इससे भी बुरे हैं। हम इसीलिए बचे हुए दिल्ली में बैठे कि हमें खबर नहीं आ रही। जिस दिन वहाँ से खबर आने लगी हमें रियलाइज करेंगे, जैसे सर बोल रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एक नेशनल लेवल का हेल्थ क्राइसिस है, ना मिडिल क्लास का है, ना सिर्फ गरीब का है, ना सिर्फ इस शहर का है, ये देश का है। और जिस दिन समझ आने लग गई कितनी बुरी पिक्चर है तो शायद देर हो जाए।
अजय सर बिल्कुल अहम है, क्योंकि हवा जब प्रदूषित है तो ये तो ना तो गरीब को पहचानेगी ना अमीर को पहचानती है, लेकिन इसके बावजूद हम इसे इतना नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? या फिर मैं कहूँ कि नज़रअंदाज करने की बजाय विकल्प नहीं है, या फिर इसकी चिंता जनता में नहीं है, इसलिए नीति निर्धारक भी उदासीन दिखते हैं? नहीं, ये तो सही बात है कि अगर जनता इसको लेकर बहुत मोटिवेटेड होती, अगर जनता को ये दिखाई देता कि ये नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है, तो हर सरकारी तंत्र, हर पार्टी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसको अधिक प्राथमिकता देती है। जैसे मैंने कहा कि इसको एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी मानने की ज़रूरत है, एक नेशनल मिशन मानने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पर्यावरण मंत्रालय का काम नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कंपल्सरी करना है अगले साल से, तो आज से दिल्ली सरकार को चार्जिंग स्टेशन बनाना शुरू करना चाहिए। तो सीएनजी का हाल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि आज भी सीएनजी स्टेशन पर लाइन लगी क्यू लगी रहती है। तो सारे शहर में आप चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछा दीजिए, फिर कहिए कि अगले जून से, अगले दिसंबर से नया परमिट सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का मिलेगा। और इलेक्ट्रिक बस बहुत महंगी है तो आप कहें कि उसके लिए हम सब्सिडी देंगे, क्योंकि जब नेशनल क्राइसिस हुई थी 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, तो स्टिमुलस के लिए सिर्फ शहरों को मुफ्त में बसें दी गई थी केंद्र सरकार के स्रोतों से। तो इलेक्ट्रिक बसेस के लिए तो हम दे सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो एक एयर पोल्यूशन सेस लगा सकते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है कि समन्वय हो अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में। तो जैसे अब थर्मल पावर स्टेशन है, अब बदरपुर को 10 साल पहले बंद हो जाना चाहिए था। अभी भी शहर हैं जहाँ की शहर के ठीक बगल में थर्मल पावर स्टेशन कोयला जलाता है, कोई ज़रूरत नहीं। अब अगर और हम आगे की सोचना शुरू करें तो यूरोप के कई शहर ऐसे हैं जहाँ की अब ये मांग आ रही है कि डीजल की गाड़ियों को हम अब बंद कर दें। तो आज चर्चा देश में शुरू होनी चाहिए कि 2025 में या 28 में हम देश में दिल्ली डीजल की गाड़ियाँ बिकने पे पाबंदी लगा देंगे, क्योंकि PM 2.5 और कार्सोजेनिक जो मैटर है उसके पीछे डीजल का बहुत बड़ा हाथ है। तो WHO की गाइडलाइन है कि डीजल ठीक नहीं है। अब कुछ शहर हैं यूरोप में, वहाँ तो यहाँ तक बात चल रही है कि इस वर्ष के बाद हम सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेचना शुरू करेंगे और कोई हम परमिट ही नहीं करेंगे। अब हम कम से कम जो पुराने ट्रक हैं हमारे, उनके लिए थोड़ा आर्थिक प्रोत्साहन दें कि उसको भाई आप ले आओ, वापस करो, नया अच्छा BS6 का ट्रक ले जाओ, तो लोग खुशी से आएंगे। तो एक नीति में या जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है उसमें कहाँ तक डंडा हो और कहाँ तक आर्थिक प्रोत्साहन हो, वो अगर बैलेंस हम सही बना पाए तो बहुत तेज़ी से बहुत गुणात्मक परिवर्तन आ सकता है। और हमें शायद आज से 10 साल आगे की सिचुएशन को लेकर पॉलिसी बनाने की जरूरत क्योंकि मेरा मानना है कि 3 साल में गुणात्मक परिवर्तन जिस तरह का चीन में हुआ है उससे अधिक इस देश में संभव है। ओके, अभिषेक आखिरी एक बात और, जी सर, जो 15 शहर हैं मैक्सिमम प्रदूषण के देश विश्व में, उसमें से 14 हमारे यहाँ हैं। छोटे शहर भी हैं, कानपुर भी है, बनारस भी है, पटना भी है। बिल्कुल, जो बात नितिन ने कही कि हम दिल्ली में हैं और दिल्ली की चर्चा ज्यादा होती है, मीडिया यहाँ और वहाँ क्या कारण है, क्योंकि वो जो टेम्पो हैं जिसमें 20-20 लोग बैठ के जाते हैं और बसेज वहाँ नहीं चलती हैं, तो उनको आप इलेक्ट्रिक बना दीजिए, तो अगले साल से आप कर सकते हैं। अभिषेक, एक और चीज़ मैं आखिरी समझना चाहूँगा, क्योंकि जब बहुत सारे रूल्स बने, फाइन दंड के प्रावधान भी हैं, अदालतों में क्या आपने सुने कि एक बड़े पैमाने पर कुछ केस जहाँ पर प्रदूषण फैलाने या उसकी अवहेलना, नियमों की अवहेलना के चलते कुछ बड़ी सजा हुई हो, ऐसे कुछ बड़े केसेस हुए हों, या सिर्फ ये कागजों तक सीमित दिखते हैं? कागजों तक नहीं है, बहुत इस तरह के जजमेंट्स भी हुए हैं। और NGT जहाँ तक सवाल है, उनका वे ऑफ वर्किंग भी ये रहता है कि प्रॉपरली मॉनिटरिंग की जाए। गंगा के ऊपर उन्होंने काफ़ी ऑर्डर्स पास किए, पूरी कानपुर की टैनरीज को शिफ्ट करने का प्लान है। अब ये बड़े चीज़ें होती हैं, उसमें होने में टाइम लगता है, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे, एक जगह आर्सेनिक का, एक गोंडा डिस्ट्रिक्ट का एक हमारे पास केस आया था, वहाँ हैंडपम्प से आर्सेनिक निकलता है, लाल रंग का पानी निकलता है, वो इतना हार्मफुल था। तो कोर्ट की डायरेक्शन दी कि उनके सबके हैंडपम्प बंद करवाओ, ड्रिंकेबल वाटर सप्लाई करेंगी वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन लोगों को वो भी किया गया। इस तरह जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो सीधे पानी में उनका एफ्लुएंट जा रहा था, तो वो सबके ऊपर अब मैंडेटरी है, CETP, उनके वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वो लोग बाईपास करके भेजते थे, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया NGT ने, फाइन भी लगाए गए। उसके बाद जब वो काम करने लगे प्रॉपरली तो उन्हें फिर चलाने की परमिशन दी गई। ऐसा नहीं है, कोर्ट्स अपना काम कर रही हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करने की बात है, सॉरी सर आई डिसएग्री, बट देयर इज अ डिस्टेंट ड्रीम। हम
गवर्नमेंट व्हीकल्स को एक तरफ इतने कन्वर्ट करना पूरे इलेक्ट्रिक में, ये बहुत बड़ा काम है। और लोगों की प्राइवेट गाड़ियां कहाँ तक तुम इलेक्ट्रिक एनर्जी पे कन्वर्ट कर पाओगे? ये एक, और हम यूरोप से अपने इंडिया की कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ का जो लेवल, वहाँ जितनी लो पॉपुलेशन है, वहाँ जितनी लैंड है उनके पास, उनके मुकाबले हमारे पास क्या है? हमारा 125 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, हमारे पास लैंड दुनिया की सिर्फ 2% है, और हमें उसमें काम चलाना है। तो हम उस लेवल के तो सोच भी नहीं सकते आज की तारीख में। कुछ तो करना होगा। जो आज के हैं, इस तरह के उपाय जैसे एक एक करके हो रहे हैं धीरे धीरे, जिस तरह से ये वाला, ये मुझे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से सारे ट्रक बाहर जाने लगे, इससे बहुत रेडिकल चेंजेस आएंगे। हर जगह लगातार फ्लाईओवर बन जाते हैं। अब दिल्ली में देखोगे 2010 में जिस समय कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले थे, तो कई जगह दिल्ली में फ्लाईओवर्स बने और ट्रैफिक जाम बहुत कम हुआ था। मुझे याद है उससे पहले मैं घर से सुप्रीम कोर्ट जाया करता था, 1 घंटा लगता था, अब मुझे 15 मिनट लगते हैं। लेकिन अभिषेक, एक भी कड़वा सच दिल्ली का है कि इतने फ्लाईओवर बनने के बाद हर साल जो जाम की समस्या है उसमें 17% का इजाफा है और पॉल्यूशन लगातार बढ़ा है। बहुत संक्षेप में नितिन, वक्त खत्म पर, बहुत संक्षेप में। 2 चीज़ें जल्दी से। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अगर आपको याद हो, जीएसटी लगने से पहले हमने 42,000 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे इन सब से डील करने के लिए। वो अचानक हमने साइड रख दिए, अलग रख दिए हैं। वो प्रदूषण की लड़ाई से हमने हटा दिए। दूसरा, हमें ये याद रखना चाहिए कि ऑटो इंडस्ट्री अपने में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लॉबी है। उनका हम लोग नेताओं पे हमेशा जोर डालते रहते हैं, लेकिन हमें यह इन पे ध्यान नहीं देते कि कितनी लॉबिंग करके क्या क्या रोका जाता है। जैसे कि फ्यूल स्टैंडर्ड्स हमने पिछले 10 साल से रोके रहे क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री इसके अगेंस्ट लगा रहा। तो ऑटो इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे लिए ठीक है, आर्थिक तरीके से बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन उसको समझना कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं। अगर उनके हाथ में आप सड़कों की प्लानिंग छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो नतीजा हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देश के नागरिक और वहां की जनता जो है उसके स्वास्थ्य और उसकी सेहत का ख्याल सबसे पहले करना होगा, और उसके बाद दूसरे जो मैं कहूँ कि उसके भागीदार हैं या साझेदार हैं उनके हितों को उसके बाद देखने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय का, हमने कार्यक्रम दिखाया था SC/ST एक्ट को लेकर जो कि लोकसभा से पास हुआ, जिसमें कुछ बदलाव किए गए। उसको लेकर बाला चौधरी लिखते हैं कि दलित समुदाय किसी अन्य समुदाय के बराबर सशक्त नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं। हमें देखना होगा कि उनके लिए जो कानून बन रहे हैं वो उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं। हमारे देश में जो कानून जिसके लिए बन रहे हैं उसका उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा होता है। जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूमते हैं, जो निर्दोष हैं उनको आपसी भेदभाव में फंसाया जाता है और ऐसे लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसी कार्यक्रम को लेकर हमारे एक और दर्शक रोहित सैन लिखते हैं कि संसद हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है और संसद का ही प्रथम कर्तव्य है कि उस समाज के वंचित तबकों को कानूनी संरक्षण दे। मौजूदा परिस्थिति में SC/ST एक्ट को सख्ती से पालन जरूरी है क्योंकि अभी भी ये तबका सामाजिक तौर पर पिछड़ा है। देश के कई हिस्सों में आज भी मुश्किल से FIR दर्ज होती है और उनमें से कई दबाव में वापस ले ली जाती हैं। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें यूं ही लिख भेजते रहिए हमारे मेल ID पर, और हमारे तमाम कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।